नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में लास्ट सेशन में हम पढ़ रहे थे शब्द विचार, यानी कि शब्दों का जो एक तरह से परिभाषा, शब्दों के भेद, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो बिल्कुल हम अपने लास्ट सेशन में पढ़े हुए एक बार चैप्टर को पूरे रिवाइज करेंगे और साथ ही आगे बढ़ेंगे शब्दों के भेदों को लेकर। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि हिंदी व्याकरण में कभी भी आपको चीजें सिर्फ सुननी नहीं होती, नोट डाउन भी करनी होती है। तो जो भी आपको लिखवाया जाता है उसको आप नोट डाउन जरूर करें। शब्द विचार। तो हमने यहाँ पर शब्दों की परिभाषा जो है वो पढ़ ली थी और साथ में शब्दों के भेद हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे के भेद। तो शब्दों के एक तरह से शब्द की परिभाषा, शब्दों के भेद, और दूसरा हमने यहाँ पर शब्दों के जो भेद थे, शब्दों के भेद हमने यहाँ पर दो तरह से आपको बताए थे। पहले हमने यहाँ पर आपको बताया था कि जो रचना के आधार पर जो आपका पहला भेद था, उसमें दो तरह से हमने शब्दों के भेद यहाँ पर बनाए थे। सबसे पहले हमने एक जो आपका भेद बनाया उसमें आया रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद अर्थ के आधार पर, उसके बाद विकार के आधार पर। जो हमने यहाँ पर पहला अपना रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो हमारे पॉइंट्स थे, वो हमने सारे पॉइंट्स अपने यहाँ पर क्लियर कर लिए थे कि किस तरह से अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ये आपके अर्थ के आधार पर। दूसरा हमने यहाँ पर रचना के आधार पर, यानी कि शब्दों की रचना कैसे की जाती है, जैसे रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों के प्रकार आपको बताए थे, देशज शब्द, विदेशी शब्द और उर्दू फारसी के जो भी आपके शब्द सारे इसके अंतर्गत आपके आते हैं, तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है, ये सब आपके आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे विकार के आधार पर शब्द, जिसमें काफी कुछ चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। विकार के आधार पर शब्द, विकार के आधार पर शब्दों के दो प्रकार यहाँ पर आपको बताए थे, जिसमें पहला था विकारी और दूसरा था अविकारी। पहला था विकारी शब्द और दूसरा था अविकारी शब्द। तो विकारी शब्दों के अंतर्गत जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था वो था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो ये चार टॉपिक्स हमारे थे विकारी शब्दों के अंतर्गत, यानी कि जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, विकारी होते हैं। जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। अब ये विकारी शब्द क्या होते हैं, देखिए पूरा चैप्टर यहाँ तक हमने डिटेल में पढ़ लिया था। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ये पूरा एक अलग आपका अव्यय या अविकारी शब्दों
की तरह एक आपका पूरा एक अलग से टॉपिक है, तो ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे आपके एग्जाम से पहले। तो हमने यहाँ पर बताया कि विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब देखिए विकारी यानी कि जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, आप सभी ने उत्तर दिया था कि जिनमें परिवर्तन आ जाता है, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जो अपने आप को लिंग, वचन, पुरुष, काल के आधार पर परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे संज्ञा। ठीक है, संज्ञा शब्द जितने भी होते हैं, जैसे लड़का, ठीक है, लड़का संज्ञा शब्द है, लेकिन फीमेल के लिए वो है लड़की। और ऐसे ही एक वचन में लड़का और बहुवचन में लड़के, यानी कि एक से अधिक बार वो अपने आप को चेंज कर रहा है। ऐसे ही हमने यहाँ पर सर्वनाम, सर्वनाम शब्द के लिए अगर एक व्यक्ति है तो वह, और बहुत सारे व्यक्ति हैं तो वे। ठीक है, ऐसे ही तू, तुम, आप, आपका, उसने, उन्हें। ठीक है, तो ये सब क्या है, विकारी शब्द हैं, ये चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के आधार पर चेंज हो जाएंगे, अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के आधार पर। क्रिया, क्रिया भी आपका विकारी शब्द है, यानी कि क्रिया आपने देखा होगा हमेशा, जैसे हमने एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि सीता पत्र लिख रही है या मोहन पत्र लिख रहा है, बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, लिख रहा है, लिख रही है। ठीक है, देख लिया आपने, लिंग के आधार पर क्रिया ने अपने आप को चेंज कर लिया। ऐसे ही वचन के आधार पर बच्चा खेल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं, ये यहाँ पे वचन के आधार पर भी क्रिया अपने आप को चेंज कर लेती है। बिल्कुल, विशेषण भी इसी के अंतर्गत आता है, विकारी शब्दों के अंतर्गत। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अच्छा शब्द अगर हम लिखते हैं तो वो हर जगह अपने आप को चेंज कर देता है, हर परिस्थिति में। ठीक है, तो ये सारे आपके विकारी शब्द हैं। और मुझे लगता है कि क्लास 8th में आप हैं और अभी तक हमने लगभग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं अपनी क्लास 8th में। ठीक है ना, तो अब हमारा अगला इसी में जो दूसरा भेद आता है वो है विकारी शब्द। तो विकारी शब्दों के अंतर्गत भी 4 शब्द आते हैं। हमने यहाँ पर बताया था कि व्याकरणिक जो विवेचन है, यानी कि व्याकरण में जो शब्दों का विवेचन किया गया है वो 8 आधार पर शब्दों को बांटा है, 8 आधार पर शब्दों को बांटा है, जिसमें 4 आपके लिखे हैं और 4 आपके होते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और दूसरा आपका आता है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विषमयादि बोधक। ठीक है, ये 4 बाकी के जो आपके 4 पार्ट्स हैं जो आपके आते हैं विकारी शब्दों के अंतर्गत, वो है आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक। तो ये आपके आते हैं विकारी शब्द, अविकारी शब्दों के अंतर्गत। यानी कि ये क्या करते हैं, ये अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, अपने आप को नहीं बदलते हैं, ये हर परिस्थिति में एक जैसे बने रहते हैं, ये हर परिस्थिति में एक जैसे बने रहते हैं, तो इसीलिए इन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। यानी कि एक होता है आपका विशेषण शब्द और दूसरा होता है आपका क्रिया विशेषण। क्रिया आप सभी को पता है, देखिए दोनों की अलग अलग परिभाषा है, क्रिया की भी अलग परिभाषा है और विशेषण की भी अलग परिभाषा है। तो क्रिया आपको पता है किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं, विशेषण आपको पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, या आप कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग परिभाषा है, लेकिन जब हम इसको यहाँ पर साथ में पढ़ते हैं तो ये आपका होता है क्रिया विशेषण
और क्रिया विशेषण में लास्ट सेशन में हमने कुछ थोड़ा बहुत चीजें यहाँ पर डिस्कस की थी कि क्या होता है क्रिया विशेषण। तो 4 भेद यहाँ पर मैंने आपको क्रिया विशेषण के भी यहाँ पर डिस्कस किए थे कि सबसे पहले देखिए अविकारी शब्द, जैसे कि मैंने कहा ये पूरा अलग टॉपिक के रूप में है आपकी पाठ्य पुस्तिका में, क्लास 8 के हिंदी व्याकरण की जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें अविकारी शब्दों का पूरा एक अलग टॉपिक है, पूरा एक अलग पाठ है। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका क्रिया विशेषण, जो हम लास्ट सेशन में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। क्रिया विशेषण, तो परिभाषा आपको पता चल गई है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण को भी 4 भागों में बांटा गया है। लास्ट सेशन में भी कुछ बातें इस टॉपिक पर यहाँ पर हमने डिस्कस की थी। तो कौन कौन से पार्ट हैं? रीति वाचक क्रिया विशेषण। और देखिए क्योंकि हम यहाँ पर टॉपिक हमारा जो मेन है वो है शब्द विचार, टॉपिक से भटकना नहीं है कि आप अभी क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं या आप अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द विचार। तो आप चाहें तो इसके आगे लिख सकते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द, ठीक है। और साथ ही ये क्या है, अविकारी शब्द भी है, यानी कि क्रिया विशेषण के जितने भी शब्द हैं, जितने भी क्रिया विशेषण शब्द हम वाक्य में यूज करेंगे वो सब आपके अविकारी शब्द होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि क्या होते हैं अव्यय शब्द। अव्यय शब्द देखिए, व्यय का अर्थ आप सभी को पता है, व्यय का अर्थ होता है खर्च, अ का अर्थ होता है बिना। तो जो अपना कुछ भी खर्च नहीं करता, जो अपने आप में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करता, वो होता है आपका अविकारी शब्द, ठीक है। तो इस तरह से रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द। दूसरा आपका आता है कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और लास्ट है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये नोट डाउन कीजिए चारों हेडिंग्स और उसके बाद एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये पहले भी हम किसी न किसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। क्रिया विशेषण भी अपने आप में एक अलग टॉपिक है और अविकारी शब्द भी अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो जब हम क्रिया विशेषण पढ़ते हैं तो हम अविकारी शब्द पढ़ते हैं, और जब हम अविकारी शब्द पढ़ते हैं तो तब हम क्रिया विशेषण पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आपके सामने आ रहा है, आपने पहले भी पढ़ा है किसी न किसी तरीके से। और अविकारी शब्द, अव्यय शब्दों का नाम हम सबसे पहले संज्ञा से ही स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। संज्ञा में भी हम जानते हैं कि कैसे अविकारी शब्दों को, अव्यय शब्दों को शब्द क्या होते हैं, ठीक है। वही तो इस तरह से अब आपने नोट डाउन अगर कर लिया है तो ध्यान पूर्वक देखिए, जो आपके नाम है वही आपको अपनी पूरी परिभाषा बता देंगे और साथ ही कुछ एग्जाम्पल से हम इनको केवल समझ लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नाम देखिए सबसे पहले रीतिवाचक। रीतिवाचक, रीति का अर्थ होता है विधि, काम को करने का तरीका, ठीक है। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, यानी कि जिस शब्द से हमें किसी काम के होने की विधि का पता चलता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि गाड़ी तेज चलती है,
ठीक है, गाड़ी तेज चलती है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो जो तेज शब्द है आपका, यहाँ पर जो तेज शब्द है ये कैसा शब्द है, ये आपका यहाँ पर जो तेज शब्द है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण तो है ही, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द तो है, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा मेन, हमारा मेन टॉपिक है अविकारी शब्द। हमारा मेन टॉपिक है अविकारी शब्द, यानी कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, क्योंकि ये अपने आप को किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं करता। गाड़ी तेज चलती है, ठीक है, तो अब यहां पर गाड़ी तेज चलती है और कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। जो आपका ये धीरे धीरे शब्द है ये भी आपका क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, लेकिन क्या है साथ में, अव्यय शब्द भी है। आप इसको कहीं पर भी उठाकर यूज कर लो, कैसे भी इसको यूज कर लो, चाहे स्त्रीलिंग के लिए करो, चाहे पुल्लिंग के लिए करो, चाहे एक वचन के लिए करो, चाहे भूतकाल में करो, चाहे भविष्य काल में करो, चाहे वर्तमान काल में यूज करो, ये शब्द आपका बिल्कुल इसी अवस्था में, इसी स्थिति में रहेगा और अपने आप को कभी भी चेंज नहीं करेगा, अपने आप में कभी भी परिवर्तन नहीं लाएगा। तो गाड़ी तेज चलती है, बच्चे तेज दौड़ते हैं, ठीक है, श्याम धीरे धीरे चलता है, रीता धीरे धीरे बोलती है, ठीक है। अब हमने सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया, लेकिन जो धीरे धीरे शब्द है वो कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो एक तो ये बता रहा है आपको काम करने की विधि, और दूसरा ये आपका है अविकारी शब्द, अव्यय शब्द। तो आप इसको अगर अव्यय शब्दों के रूप में अगर पढ़ रहे हैं तो आप पूरा शब्द भी यहाँ पर लिख सकते हैं, पूरा आप वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, ठीक है ना। क्योंकि जब आप क्रिया विशेषण पढ़ेंगे तब आप केवल यहीं तक लिखेंगे, तब आप लिखेंगे केवल रीतिवाचक क्रिया विशेषण, लेकिन जब आप अव्यय शब्दों के रूप में क्रिया विशेषण को पढ़ रहे हैं उस समय पर जितने भी यहाँ पर अव्यय शब्द होंगे उनको आप रीति, इस पूरे नाम के साथ उच्चारण करेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण लगभग क्लियर कर लिया है। मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर बताने पड़ेंगे। फिर भी अगर आप एग्जांपल्स और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल आप लिख सकते हैं। केवल हम यहाँ पर एग्जांपल्स लिखेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। कृषि के लिए वन लगातार काटे जा रहे हैं। कृषि के लिए वन लगातार काटे जा रहे हैं। लगातार क्रिया के होने की विधि बता रहा है और साथ ही आपका अव्यय शब्द भी है, ठीक है। सबसे पहले क्रिया के होने की विधि तो आपको बता ही रहा है, लेकिन साथ ही क्या है, अव्यय शब्द भी है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं जो हमने अभी अभी यहाँ पर डिस्कस किया था। गाड़ी तेज
चल रही है, गाड़ी तेज चल रही है, तेज। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण तो है ही, लेकिन साथ में अव्यय शब्द भी है, यानी कि अपने आप को अपनी स्थिति में कभी भी परिवर्तन नहीं करता। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, बाकी के एग्जाम्पल्स आप खुद से लिखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे आप शब्द लिखेंगे जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और साथ ही अव्यय शब्द भी है। ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है दूसरा, कालवाचक क्रिया विशेषण। और मैंने हर बार हर पंक्ति में आपको कहती हूँ कि कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैम पढ़ा रही है, लिखने की क्या जरूरत है, बुक में तो है ही, उसको रट लेंगे, पढ़ लेंगे। तो ये चीज यहाँ पर नहीं चलती है आपके हिंदी व्याकरण में। समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, समझना और साथ ही नोट डाउन करना और साथ ही प्रैक्टिस करना उस चीज की। तो दूसरा आपका आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। और फिर से कह रही हूं कि आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं है, समझना है। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ होता है समय, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। तो जो समय को बताने वाला है, यानी कि ऐसा क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध करा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये पूरा आपको सेंटेंस लिखवाना यहाँ पर पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा सरल इसकी परिभाषा है कि क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर अव्यय शब्दों को फोकस में रखकर पढ़ रहे हैं, अभिकारी शब्दों को पढ़ रहे हैं, तो आप इसको कह सकते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। ठीक है ना, तो अब कालवाचक यानी कि समय का बोध करा रहा है और साथ में अव्यय भी है, समय का बोध करा रहा है और साथ में अव्यय भी है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर इसके ले लेते हैं और इसकी परिभाषा आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, परिभाषा आप खुद से लिखेंगे। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं नंबर 2, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। ठीक है, अब काल यानी कि समय का बोध कराने वाले शब्दों को, नेताजी अभी अभी आए हैं, नेताजी अभी अभी आए हैं। तो जो आपका अभी अभी शब्द है, ठीक है, जो आपका अभी अभी शब्द है, ये आपके समय, आपको समय का बोध यहाँ पर करा रहा है कि नेताजी अभी अभी यहाँ आए हैं। और साथ ही आपका अव्यय शब्द भी है, यानी कि आप इसको कैसे भी लिख लो, चाहे एक वचन के लिए लिखो, चाहे स्त्रीलिंग के लिए लिखो, चाहे पुल्लिंग के लिए लिखो, ये आपको हर परिस्थिति में इसी तरह लिखना होगा, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। मैं परसों आगरा मैं आगरा परसों जाऊंगी, मैं आगरा परसों जाऊंगी। ठीक है, परसों, परसों। ठीक है, मैं आगरा परसों जाऊंगी, मैं एक वचन और साथ ही जाऊंगी स्त्रीलिंग। लेकिन आप यहां पर जो शब्द देख रहे हैं परसों,
ये आपको समय का बोध करा रहा है कि क्रिया कब होने वाली है, परसों मैं आगरा परसों जाऊंगी। लेकिन अगर मैं इसी को लिख लूं कि हम परसों आगरा गए थे, हम परसों आगरा गए थे। देखिए, हम बहुवचन, गए थे भविष्य भूतकाल की बात हो गई है, लेकिन आपका जो परसों शब्द है वो चेंज नहीं हुआ है, वो परिवर्तित नहीं हुआ है, यानी उसने अपने आप को चेंज नहीं किया है। तो इसलिए ये आपका क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ले लिए और कुछ और एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, जब तक आप खुद से कुछ एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे, जब तक आप खुद से नहीं प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो ये हो गए हमारे 2 एग्जाम्पल्स। नंबर 3 अब हम आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, फिर से वही कह रही हूं कि आप शब्द के अर्थ को समझिए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है यानी कि क्रिया की विशेषता को बता रहा है। और कौन सी विशेषता को बता रहा है, आपको नाम को पढ़ के तुरंत ही पता चल रहा है। स्थानवाचक यानी कि स्थान, आप सभी को पता है स्थान का अर्थ क्या होता है, वाचक यानी कि बोध कराने वाला या बताने वाला। क्रिया के होने का, क्रिया के होने के बोध कराने वाले, स्थान क्रिया के होने की बोध, स्थान के का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि क्रिया के होने के स्थान का बोध कराने वाले, जहां पे क्रिया हो रही है उस स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। लेकिन हम अव्यय पढ़ रहे हैं तो ये होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्दों में को हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3, स्थान वाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। क्लियर? तो अब हम स्थान का बोध कराने वाले कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जो हमें स्थान का बोध कराए, यानी कि क्रिया के होने के स्थान का बोध कराए। आप यहां बैठिए, आप यहां बैठिए। ठीक है, ऊपर चलो, वहां बात करेंगे। 2 एग्जाम्पल्स हमने यहां पर लिए। अब आप यहां पर क्या देखते हैं, आप यहां बैठिए, आप यहां बैठिए। यहां जो आपका शब्द है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है, क्योंकि वो क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहा है। लेकिन साथ ही वो अव्यय शब्द भी है। यहां बैठिए आप किसी के लिए भी यूज करो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन। ठीक है। दूसरा, ऊपर चलो वहां बात करेंगे। ऊपर, ऊपर चलो वहां बात करेंगे। ऊपर जो आपका शब्द है ये कैसा शब्द है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और साथ ही कैसा शब्द है, अव्यय शब्द भी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स अपने पूरे अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, किसमें, हमने अव्यय शब्दों में
अविकारी शब्दों में, और इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स आप भी लिखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल आप लिखेंगे, तीनों में एक एक दो दो लगभग एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। दो दो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ से लिखे हैं और दो दो एग्जाम्पल्स आप खुद से लिखेंगे, तभी आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ पाएगी। तो आज हमने क्रिया शब्द विचार के व्याकरणिक विवेचन के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया है विकारी और अविकारी शब्दों में, जिसमें हमने विकारी शब्दों को पहले ही डिस्कस कर लिया था, अभी हम अविकारी शब्दों पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमने काफी कुछ यहाँ पर इसके जो यहाँ पर पहला भेद यानी कि क्रिया विशेषण है, इसमें हमने काफी चीजें यहाँ पर पढ़ ली है। तो आप लोग जितना भी आज पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज करें, जो होमवर्क दिया है उसको करें, बाकी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।